everyone. I welcome all of you on free online classes subject biology. Today we will discuss about the chapter number 1, the biology and introduction of biology. जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी वर्ड बायोलॉजी इज़ derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड. बायोलॉजी ग्रीक ज़बान का एक लफ्ज़ है जो कि दो लफ्ज़ पे मुश्तमिल है. नंबर 1 बायो एंड नंबर 2 लोगास. बायो means life and logos means study, and biology is a branch of science, and science, which means knowledge, science is derived from Latin language, so the study of life is called biology. शुरू में फॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड किया गया था, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम. प्लांट की जब स्टडी करेंगे तो इसको कहेंगे बॉटनी, जब एनिमल की स्टडी करेंगे तो इसको कहेंगे जूलॉजी. आपको पता है कि प्लांट के सेल में सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती. ये क्लासिफिकेशन अरस्टू या अरिस्टोटल ने की थी मोटेलिटी और नॉन मोटेलिटी के बेस पे. इसने कहा कि वो जानदार जो कि मोटाइल हैं उनको एनिमल कहा और जो नॉन मोटाइल हैं उनको प्लांट कहा. उसके बाद इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड किया गया और 5 किंगडम सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया, जिसमें कि 5 किंगडम का सिस्टम दिया गया. नंबर 1 मोनिरा या इसको प्रोकैरियोटिक किंगडम भी कहते हैं. नंबर 2 प्रोटिस्टा या इसको प्रोटोक्टिस्टा किंगडम भी कहते हैं. नंबर 3 फंजाई किंगडम फंजाई और नंबर 4 किंगडम प्लांट. नंबर 5 किंगडम एनिमलिया. जो मोनिरा है आप देखें कि यहाँ पे यूकैरियोटिक और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है. सेल की दो अक़साम होती है, एक प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल और दूसरा यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल. प्रो मीन्स फर्स्ट एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं. प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जैसे कि एक ये सेल है इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, और एक सेल ये है कि इसमें आप देखेंगे कि ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है. तो जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा उसको कहेंगे प्रोकैरियोट, और जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा उसको कहेंगे यूकैरियोट. यूकैरियोट में मल्टी सेलुलर जानदार भी आते हैं, तो यूनिसेलुलर लाइक प्रोटोक्टिस्टा. ठीक है, जितने वो जानदार जो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल के बने होंगे उनको मोनिरा किंगडम में रखेंगे, या जिसको प्रोकैरियोट कह रहे हैं. इसमें यूनिसेलुलर जानदार आते हैं या जिनका सेल इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको मोनिरा कहते हैं. प्रोटोक्टिस्टा में वैरायटी ऑफ एनिमल आते हैं, एनिमल लाइक जानदार आते हैं, प्लांट लाइक और एल्जी लाइक जानदार आते हैं जो और किंगडम में फिट ना हो सके. उसके बाद फंजाई हेट्रोट्रॉफ है जो अपना खाना नहीं बना सकती. फंजाई में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता. मशरूम वगैरह सब फंजाई में आ जाते हैं. प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं जो कि अपना खाना बना सकते हैं. प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है और इनमें सेल वॉल भी मौजूद होती है. एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती. एनिमल हेट्रोट्रॉफ हैं, मोटाइल हैं और ये खाना इंगेज करके लेते हैं. तो ये हो गए 5 किंगडम. अभी तक साइंटिस्ट ने 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को दरियाफ्त किया है और उनको नाम दिया है. इनमें मुख्तलिफ़ शेप्स हैं और मुख्तलिफ़ साइज़ हैं.
स्मॉलेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है और इसकी साइज़ है 0.001 मिलीमीटर। ये बैक्टीरिया की शक्ल आप देख सकते हैं। और जो लार्जेस्ट मैमेलियन ऑर्गेनिज्म है वो है व्हेल। 40 मीटर इसकी लेंथ है और इसका जो वेट है 150 टन इसका वेट है। लार्जेस्ट ट्री जिसको रेडवुड ट्री कहते हैं, इसकी लेंथ इसकी हाइट 300 फीट इसकी हाइट है। इसको रेडवुड ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो बार्क्स हैं वो रेड कलर के हैं। फाइलेटिक लीनेज में आ जाते हैं। फाइलेटिक मीन्स स्पेशीज़ की एवोल्यूशन, इफ स्पीशीज़ का कॉमन ओरिजिन भी इस दुनिया में बायोडाइवर्सिटी है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इनमें इवोल्यूशन हुई है। इसका मतलब कि पहले कोई एक जानदार था, उसमें जेनेटिक तब्दीली हुई और उससे फिर जो है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, फिर ये जितने भी जानदार आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे एवोल्यूशन हुई है। अगर जब हम उसका लिंक ढूंढेंगे, उसकी बेस ढूंढेंगे, उसका ओरिजिन ढूंढेंगे तो उसको फाइलेटिक लीनेज कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फिश से एवोल्यूशन हुई एम्फीबियन की, एम्फीबियन में से एवोल्यूशन हुई रेप्टाइल्स की और रेप्टाइल्स से एवोल्यूशन हुई बर्ड्स की। तो बर्ड की अगर ओरिजिन देखेंगे तो फिशेस हैं। इसी तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ प्रोग्रेसिंग फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डेसेडेंट विथ ईच ग्रुप इवॉल्विंग फ्रॉम वन इमीडिएटली प्रोसीडिंग इट। अब ये जो एंसेस्टर्स हैं ये अबाउजात हैं। अगर बर्ड्स के एंसेस्टर्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल और डेसेडेंट्स कहते हैं औलाद को, और प्रीसीडिंग कहते हैं कि का वजूद में आना। तो अगर आप डिसेंडिंग देखेंगे, डिसेंडिंग नीचे की तरफ को भी कहते हैं, ये ऊपर की तरफ से एंसेस्टर्स हैं और जैसे ही नीचे जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे डेसेडेंट, मीन्स के औलाद। अब देखें कि ये एक अनब्रोकन सीरीज़ है। जब इस अनब्रोकन सीरीज़ को हम देखेंगे तो इसको हम कहेंगे फाइलेटिक लीनेज। अभी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके फॉसिल्स नहीं मिल सके हैं। जब भी हम फाइलेटिक लीनेज को देखेंगे तो हम फॉसिल्स को यूज़ करेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, 3 मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहेंगे, एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब हम पढ़ेंगे जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। मालिक्यूलर बायोलॉजी में मालिक्यूल पढ़ेंगे। प्रोटीन मालिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड मालिक्यूल है, वाटर एक मालिक्यूल है, मालिक्यूल एटम का बना हुआ होता है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जिसको हम आँख से नहीं देख सकते उसको पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में एनवायरनमेंट और उसके अफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म में उसको पढ़ेंगे तो उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। पास्ट में इसको इकोलॉजी कहा जाता था। मैरीन बायोलॉजी में मैरीन में जो जानदार रहते हैं उनके फिजिकल केमिकल कैरेक्टर पढ़ेंगे तो उसको मैरीन बायोलॉजी कहेंगे। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, जो फ्रेश वाटर, ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल। जब हम मीठे पानी में जानदार को पढ़ेंगे, उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स को देखेंगे तो उसको फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। पैरासाइटोलॉजी, पैरा मीन्स बिसाइड, साइटो लोगास मीन्स साइंस और स्टडी। जब हम पैरासाइट को स्टडी करेंगे तो उसको पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। पैरासाइट्स वो होते हैं जो जानदार टिश्यू से, जिंदा टिश्यू से खाना लेते हैं और आपसी में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन के रिगार्डिंग अगर पढ़ेंगे, एनाटॉमी ह्यूमंस की पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ह्यूमंस की पढ़ेंगे तो उसको ह्यूमन बायोलॉजी कहेंगे। सोशल बायोलॉजी, अगर हम इंटरेक्शन देखेंगे, स्पीशीज़ सोशल इंटरेक्शन देखेंगे अगर स्पीशीज़ के बीच में तो उसको सोशल बायोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स सिस्टम, एक सिस्टम के थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रीटमेंट करना, ये एक रिसेंट ब्रांच है तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता है कि हमारा जो बेस फाउंडेशन है वो केमिकल है, हम केमिकल के बने हुए हैं। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
और न्यूट्रॉन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एटम बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। जब एटम आपस में मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे ये एक ऑक्सीजन का एटम है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम जब मिलेंगे तो ये बनाएगा वाटर। तो पानी एक मॉलिक्यूल हो गया जो कि एटम का बना हुआ है। और एटम किसका बना हुआ है? एटम बना हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अब अगर आप देखेंगे कि अब देखें कि ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल सेल के ऑर्गेनल बनाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। जब सेल के ऑर्गेनल आपस में मिलते हैं तो ये सेल बनाते हैं। जब सेल आपस में मिलते हैं, बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं और एक ख़ास किस्म का काम करते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मेसोफिल टिश्यू है। और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेन बनाते हैं। ऑर्गेन आपस, जैसे ये ब्रेन एक ऑर्गेन है। ठीक है, अगर ऑर्गेन आपस में मिलेंगे तो एक ऑर्गेन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गेन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जब ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करेंगे और नए जो है वो प्रोजीनी को प्रोड्यूस करेंगे और वो फर्टाइल होगा तो उसको स्पीशीज़ कहेंगे। और एक मेंबर स्पीशीज़ का अगर एक जगह पे रहेगा एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे। और मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन को मिला के हम कम्युनिटी कहेंगे। कम्युनिटी का इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट से, तो इसको हम कहेंगे इकोसिस्टम कहेंगे। दुनिया के जिस खित्ते में भी ज़िंदगी मौजूद है उसको बायोस्फीयर कहेंगे। बायोलॉजिकल मेथड, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए बायोलॉजी की फील्ड में तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो साइंटिस्ट मेथड को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। ये प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में हो सकता है, केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स हो, उसमें भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम अगर के इसमें प्रॉब्लम अगर बायोलॉजी में है तो ये होगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बाकायदे कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को टॉपिक करके लेते हैं। जैसे आजकल कोरोना का एक इशू चल रहा है तो कोरोना एक प्रॉब्लम है और साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को जो है टॉपिक करके लेते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन हम 5 सेंसेस के थ्रू कर सकते हैं। इसमें स्मेल, टच, सी, टेस्ट, ये जो 5 सेंसेस हैं उनका हम यूज़ करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन 2 किस्म की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स की बात करते हैं। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे जब नंबर्स यूज़ होंगे। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं बनाना पे तो बनाना के 8-10 ये तो ये होगी क्वांटिटेटिव, मीन्स के नंबर की बात हो रही है। अगर क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो इसमें होगी क्वालिटी, कि बनाना की क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसकी खासियत क्या है। उसके बाद आते हैं हम ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि डेटा कलेक्ट होती है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और डेटा कलेक्ट होने के बाद उस डेटा के ज़रिए एक टेंटेटिव रिपोर्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस, के ऐसे भी हो सकता है। हाइपोथेसिस में फिर रीजनिंग आ जाती है। एक रीजनिंग है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी रीजनिंग है डिडक्टिव रीजनिंग। अब जो ये इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से आइडियाज़ से जाते हैं एक जनरल आइडिया की तरफ। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जनरल आइडिया से हम जाते हैं किसी स्पेसिफिक आइडिया की तरफ। यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक आइडिया है इसकी मैं मिसाल दूँ, जैसे रॉबर्ट हुक ने सेल को ईजाद किया तो सेल एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद शेल्डन और शेवॉन आए, उन्होंने कहा कि ये जो सेल है
ये सेल सब जानवर, जितने भी जानदार हैं उन सब में मौजूद है। तो देखिए ये एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई जो कि रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये कि कॉर्क टिश्यू में सेल मौजूद है। फिर शेल्डन और शेवान ने कहा कि जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे सेल के बने हुए हैं। तो स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाएंगे तो इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। डिडक्टिव में क्या होगा कि इन सब जानदार में से ये जो सारे के सारे जानदार हैं, ये जो सारे के सारे जानदार हैं, इनमें से अगर किसी भी एक प्लांट को लेंगे, सारों में से कोई भी एक प्लांट को देखेंगे, उसका सेल देखेंगे, तो जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो इसको कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। जब हाइपोथेसिस बन जाएगा तो इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट अगर सही होता है तो उसको फिर उसका सम अप वगैरह निकाल के थ्योरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको माना जाएगा एज अ लॉ, जैसे कि मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी की हम एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी की एप्लीकेशंस आप देखेंगे तो एप्लीकेशंस मीन्स यूजेस। बायोलॉजी की यूजेस किसके लिए? वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसान ज़ात की भलाई के लिए बायोलॉजी की क्या खिदमात हैं। तो मेडिकल साइंस में भी बायोलॉजी की खिदमात हैं और एक्शन में भी बायोलॉजी की खिदमात हैं। पहले हम मेडिकल साइंस को देखेंगे। इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एक रेजिस्टेंस पावर है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इम्यूनाइजेशन की जाती है वैक्सीनेशन के थ्रू। 1795 में वैक्सीनेशन को ईजाद किया था। और वैक्सीनेशन होती है एक बाय माउथ, जिसको ओरली कहते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन, और एक वैक्सीनेशन होती है इंजेक्शन के ज़रिए, जिसको पेरेंट्रल रूट कहते हैं। तो और दूसरी खिदमत एंटीबायोटिक है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, टिक मीन्स करेक्टर, दोज करेक्टर विच आर अगेंस्ट टू द लाइफ। वो करेक्टर हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, लाइफ के अगेंस्ट है। एंटीबायोटिक क्या करती है? उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है या उन बैक्टीरिया को मार देती है। सबसे पहले एंटीबायोटिक को जिस शख्स ने ईजाद किया था उसका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को आइसोलेट किया था एक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से जो एंटीबायोटिक आइसोलेट हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक क्या करती है? टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, आपके बुक में है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी लंग्स को इन्फिल्ट्रेट करती है, लंग्स का इन्फेक्शन है। ठीक है, लिप्रोसी एंड एंथ्रेक्स जो है स्किन डिजीज़ हैं। लिप्रोसी यानी कोहड़, ऐसे स्किन डिजीज़, स्किन ख़राब हो जाती है। और एंथ्रेक्स में भी स्किन ख़राब होती है। आगे चलते हैं रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी में रेज़ यूज़ होते हैं, स्पेशली एक्स रेज़ यूज़ होते हैं। इसमें डायग्नोस होता है और ट्रीटमेंट होता है। ह्यूमन डिजीज़ का डायग्नोस से मुराद है अगर किसी को चोट लग जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो आप एक्सरे निकालते हैं, उससे डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो, डबल नमूनिया हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो वो भी रेडियोथेरापी के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हम ट्यूमर का ट्रीटमेंट एक्स रेज से कर सकते हैं। ये देखें कि एक ट्यूमर में रेज देने वाली ये मशीन है, यहाँ पे प्रोब लगा के पेशेंट को यहाँ पे लेटाया जाता है और टारगेटेड एरिया में उन सेल को, ट्यूमर वाले सेल को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद कीमोथेरापी है। इसमें केमिकल, कुछ ख़ास किस्म के केमिकल यूज़ होते हैं। इसमें कैंसर का इलाज होता है और एड्स का इसमें ट्रीटमेंट होता है। अब देखें कि ट्यूमर में और कैंसर में थोड़ा सा फ़र्क है। कैंसर जो है
वो मेलेंजेटिक डिजीज़ है, यानी कि जो कैंसरस सेल हैं, जो एब्नॉर्मल कैंसर के सेल हैं, वो एक जगह से मूव करते हैं पूरी बॉडी में, यानी ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, एक जगह पे नहीं रहते। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेल मोटाइल हैं और पूरी बॉडी में ये इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। मगर जो ट्यूमर के सेल हैं, ट्यूमर के सेल इमोटाइल होते हैं, वो एक जगह पे ही रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते और वहीं पे एबनॉर्मल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रह के जो है ट्यूमर पैदा करते हैं। तो ट्यूमर जो है नॉन मेलेंजेटिक है और जो कैंसर है वो मेलेंजेटिक है, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अमूमन आपने प्लांट्स जो है ज़मीन पे देखे होंगे, मगर यहाँ पे प्लांट्स देखें ज़मीन के बगैर हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर, बायोलॉजी की खिदमत एग्रीकल्चर में। हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, पोनिक मीन्स वर्क। ये सॉइल लेस या वाटर कल्चर भी इसको कहते हैं कि प्लांट ज़मीन पे नहीं होते, मगर इसमें ख़ास किस्म का एक सॉल्यूशन होता है, प्लांट्स जो सॉल्यूशन में होते हैं, और उसको कहते हैं एरेटेड सॉल्यूशन। ये ऑक्सीजन परमिएबल होता है और इस सॉल्यूशन में वो सारी रिक्वायरमेंट होती है जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, तभी इसको एरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस एरेटेड सॉल्यूशन में टेरेस्ट्रियल प्लांट को ग्रो किया जाता है और इस मेथड को कहते हैं हाइड्रोपोनिक मेथड्स। क्रॉप्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो है इनसे हम ग्रो करा सकते हैं। इसके 4 फ़ायदे हैं। देखें, एक तो अगर प्लांट ज़मीन में होगा तो ज़मीन में घास वगैरह होगी, यानी वीड्स होगी, और ज़मीन में बहुत सारे फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनसे डिज़ीज़ जो प्लांट आप बो रहे हैं उसको लग सकती है। मगर अगर हाइड्रोपोनिक में आपका प्लांट होगा तो वो इन बीमारियों से बच सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आम तरह जो भी हम प्लांट्स लगाते हैं उसके लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए, मगर हाइड्रोपोनिक में एरिया रिड्यूस, थोड़ा सा एरिया चाहिए। इसमें क्रॉप को सक्सेसफुली ग्रो किया जाता है। फ़ायदा तीसरा, दुनिया के उन ममालिक में भी हम जो है टमाटो वगैरह या और वेजिटेबल्स पैदा कर सकते हैं जहाँ पे वो नहीं हो सकती, और जहाँ पे बंजर ज़मीन होती है वहाँ पे भी हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि हम मिनरल की रिक्वायरमेंट को भी डायग्नोज कर सकते हैं कि किस प्लांट में कौन से मिनरल की ज़रूरत है। जी, इन तस्वीरों को आप देखें कि ये आइडेंटिकल ट्विंग्स हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होती है, जब स्पर्म और एग मिलता है तो जायगोट बनता है, फिर जायगोट में कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से एक जायगोट में से 2 जायगोट बन जाते हैं, यहाँ पे एक जायगोट में से 3 जायगोट बन जाते हैं। तो ये एक मेथड है कि जेनेटिक मटेरियल की जो डुप्लीकेट कापी बन रही है, तो इस मेथड को हम कहेंगे क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइदर एक सेल भी हो सकता है और इंटायर मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसमें हो सकते हैं। अब देखें कि ये नेचुरली हो रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये आइडेंटिकल ट्विंग्स और ट्रिपलेट ट्विंग्स, ये जो नेचुरल क्लोनिंग है। और डाइजाइगोट जो रिप्रोडक्शन है वो एक अलग प्रोसेस है, वो क्लोनिंग में नहीं आता, वो रिप्रोडक्शन है। उसमें 2 स्पर्म होते हैं, 2 एग होते हैं, 2 अलग एम्ब्रियो बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल में ये क्लोनिंग की टाइप है, ठीक है, और ये नेचुरली होती है। रीजनरेशन, दोबारा किसी भी ऑर्गेन का बनना, जैसे चिपकली है, अगर आपकी उसकी पूंछ को तोड़ देंगे तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगी। स्टारफिश है, उसकी बाजू को तोड़ेंगे तो दोबारा बन जाएगी। रीजनरेशन पावर होता है, इसको भी हम क्लोनिंग कहेंगे। और ट्यूमर और कैंसर का बनना, इसको भी क्लोनिंग कहेंगे। ये सारे के सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं। ट्रिपलेट ह्यूमन बींग्स, आइडेंटिकल ट्विंग्स। देखें, डुप्लीकेट कापी जेनेटिक की बनती है। जब डुप्लीकेट कापी जेनेटिक की बनेगी तो एग्जैक्टली जो है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उनमें जो मटीरियल है वो सेम है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। जो डाइजाइगोट है वो अलग रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, ठीक है, कि जिसमें 2 स्पर्म होते हैं और 2 एग मिलते हैं। अगर आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो डॉली शीप
जो आर्टिफिशियली बनाया गया था उसको 1997 में। आर्टिफिशियल क्लोनिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें बहुत सारी आप सब्जियां, फ्रूट वगैरह बना सकते हैं, काफ़ी मिकदार में बना सकते हैं। जो नट्स वगैरह हैं बाय ग्राफ्टिंग बना सकते हैं। इंसुलिन की प्रोडक्शन ये भी आर्टिफिशियल क्लोनिंग है। अगर इंटरफेरॉन्स की बात करेंगे, ये एक प्रोटीन है जो एनिमल सेल से बनती है और जो रेजिस्ट करती है अगेंस्ट द वायरस के लिए ये डिफेंस है। जैसे हेपेटाइटिस सी आजकल चल रही है, उसके लिए जो पेट में इंजेक्शन लगते हैं या टेबलेट आते हैं उसमें भी इंटरफेरॉन होता है। ग्रोथ हार्मोन्स भी बना सकते हैं हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग से, ठीक है। इंटरफेरॉन हो गया। एंटीथ्रोबिन, थ्रोबिन एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेट करता है कोगुलेशन सिस्टम को, मींस के ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मगर यहाँ पे एंटी थ्रोबिन है, मींस कि हमारा जो ब्लड है वो वेसल्स वगैरह में जम न सके, उनमें थ्रोम्बस न बने, उनमें क्लॉटिंग ना हो। तो ये एंटी थ्रोबिन क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता, ठीक है। और कुछ ऐसी प्रोटीन भी हमारे बॉडी में होती है, अगर कट वगैरह लग जाए तो खून को रोकने के लिए, प्रोटीन को जमाने के लिए फेब्रिन प्रोटीन मौजूद होती है जो कि खून को रोकती है। पॉल्यूशन एक बड़ा थ्रेट है आजकल हमारे लिए। बड़ी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है। और जो थर्कोल की वजह से या नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जो ऊपर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ रही है, जब बारिश होगी तो ये एसिड नीचे गिरेगा और इसको कहेंगे एसिड रेन। एसिड रेन जो है वो जो स्टैचू होते हैं या बिल्डिंग होते हैं उनकी शक्ल को ख़राब कर देता है। जब इनकी शक्ल ख़राब हो जाती है इसको स्टोन कैंसर कहते हैं। और इनकी वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रही है तो इनकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। अब देखें, ये जो 3 प्रोसेस हैं ये हमारी वजह से हो रहे हैं, ये हमारी एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम की वजह से ये एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और स्टोन कैंसर हो रहा है। हम कैसे अपने माहौल को बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन यानी हम कैसे बचा सकते हैं, मेन की क्या एक्टिविटी है, कैसे बचा सकते हैं, बात कर लेते हैं। पहले हमारा रोल क्या है उसको देख लेते हैं। हम दरख्त लगा नहीं रहे मगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलात को हम काट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, तो पॉल्यूशन तो होनी ही है। और इनकी वजह से क्या होता है कि फ्लड आता है, बाढ़ आती है और सॉइल एरोशन होती है। मीन्स के जो ऊपर वाला जहाँ पे प्लांट होते हैं, जिस ऊपर वाला जो अर्थ का हिस्सा है जहाँ पे प्लांट होते हैं, जो सॉइल जिसको साइल या सॉइल कहते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ से हट जाता है, यहाँ से शिफ्टिंग हो जाती है, इसको सॉइल एरोशन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है। यहाँ पे देखें ग्रीनिश नज़र आ रहा है मगर यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है सॉइल एरोशन हो गई है, यहाँ से ज़मीन हट गई है, ठीक है। अब देखें हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, सिस्टम को कंट्रोल करके, दरख्त वगैरह, पार्क्स वगैरह लगा के हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये है कि अगर आपने मलेरिया को ख़त्म करना है, कहीं पे पानी रुका हुआ है तो स्मॉल फिशेस का इंट्रोड्यूस करवा दें उस पानी में। फिशेस क्या करेंगी कि जो मॉस्किटो का लार्वा और प्यूपा है उनको खा लेंगी, मच्छर नहीं होंगे, ना मलेरिया होगा। लेग्यूमिनेसी फैमिली अगर आप अपने खेतों में लगाएंगे, जो फली वाली फैमिली है, इनकी जो जड़ें हैं इनमें नोड्यूल्स होता है। नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो इनर्ट गैस की शक्ल में हमारे एनवायरनमेंट में 78 पॉइंट समथिंग जो नाइट्रोजन मौजूद है उनको फिक्स करते हैं और सप्लाई करते हैं इन प्लांट्स को, और ज़मीन को सप्लाई करते हैं, इससे ज़मीन अच्छी होती है। इंटरप्लांटिंग में क्या होता है कि एक ही फसल में, एक ही एरिया में 2-3 वैरायटी अलग अलग प्लांट्स की लगा देते हैं, तो इससे भी डिज़ीज़ कंट्रोल की जा सकती है। अब देखें कि जैसे कि एक आम का बाग है, उसमें आप काटन लगा दें तो इससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ में। क्रॉप रोटेशन से ये मुराद है कि इस साल अगर मैंने अपनी ज़मीन में गंदम लगाई है तो अगले साल उसी सीज़न में मैं गंदम न लगाऊं, कोई और फसल लगाऊं। उसका मकसद ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जिनके लिए जो होस्ट होता है वो ही चाहिए। अगर वो होस्ट उनको नहीं मिलेगा, रोटेट होती रहेगी फसल, तो वहाँ से ज़मीन में से वो बैक्टीरिया और फंगस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक जो है नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो देहातों में करते भी। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो देहातों में होते हैं और हम अपने फसल को जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू so much for watching this video.